फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे कलाकार राम किंकर बैच के बारे में। ठीक है, राम किंकर बैच जो थे वो उनको जो है किंकर दा के नाम से भी बुलाया जाता था। किस नाम से? किंकर दा के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, उनका जो जन्म है वो 20 मई 1910 में हुआ था। इसमें दिया है 1906 में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1910 में हुआ था। ठीक है, 1910 में हुआ था। ठीक है ठीक है, अगर आपको 1906 भी कहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में, हालांकि इनकी डेट ऑफ बर्थ तो पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पूछ लेता है, ठीक है, तो अगर 10 भी है 6 भी है तो आप कोशिश करिएगा 10 लगाने के लिए 6 मत लगाइएगा। ठीक है, और अगर 6 है 10 नहीं है तो आप 6 लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? कि बांकुरा के जुग्गी पाड़ा में। ठीक है, कहाँ है ये? बंगाल में है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है वो 2 अगस्त 1980 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? वेस्ट बंगाल में ही हुई थी। शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से ली थी। गुरु इनके जो है वो नंदलाल बासु थे। ठीक है, ये क्या थे? ये एक कलाकार और मतलब चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। ठीक, तो राम किंकर बैच किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो मूर्तिकार के रूप में थे। ये चित्रकार भी थे, लेकिन मूर्तिकार जो है इनको ज़्यादा माना गया, मतलब मूर्तिकार के रूप में ये ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, राम किंकर बैच को उनके शिष्य केजी सुब्रमण्यन ने क्या नाम दिया था? तो खेपा बाउल। क्या नाम दिया था उनको? खेपा बाउल। ठीक, बहुचर्चित संथाल परिवार, आदिवासी परिवार, मूर्ति शिल्प किसने बनाया था? तो राम किंकर बैच ने। अब इनको जो है थोड़ा सा रिलेट करिएगा। राम किंकर बैच मतलब संथाल परिवार। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि संथाल परिवार जो है किसने बनाया था? किसने बनाया था? राम किंकर बैच ने। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं? मान लीजिए कि अगर आप भूल भी गए, थोड़ा सा हम रिलेट कर देते हैं इसको। ठीक है ना, कि जो राम जी थे, ठीक है, जो राम जी थे, ठीक है, वो नॉर्मली क्या था कि संथाल लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समर्पित है। संथाल किसे कहते हैं? जो आदिवासी लोग रहते हैं या फिर जो इस तरह के लोग रहते हैं, मतलब काफ़ी निम्न जाति के रहते हैं, तो उनके लिए क्या था कि जो राम जी थे वो थोड़ा से ज़्यादा ही मतलब सॉफ्ट कॉर्नर था उनके लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है कई बार जब आप अपनी जो है टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ में भी ये कई बार आएगा संथाल परिवार। तो आप याद रखिएगा, संथाल परिवार मतलब राम किंकर बैच। ठीक है ना, संथाल परिवार की मूर्ति इस समय कहाँ है? तो कलकत्ता के शांति निकेतन में है। ये मूर्ति कब बनाई गई थी? तो 1938 में बनाई गई थी। राम किंकर बैच क्या बनाने में दक्ष थे? तो व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे। ठीक है, कौन सा चित्रकार था जो पेंट किए हुए कैनवस को पुनः पेंट करता था? तो राम किंकर बैच, क्योंकि ये एक गरीब चित्रकार थे। क्या थे? बहुत ही ज़्यादा गरीब चित्रकार थे। तो इनके पास क्या था कि पैसे नहीं रहते थे कि ये अलग से जो है कैनवस जो है वो ख़रीद सकें, अलग से पेपर ख़रीद सकें। तो उसी पे क्या करते थे वो फिर से, तो ये अलग से फिर से इसी में पेंट कर देते थे। ठीक है ना, तो सुजाता, खरी खे और यक्षिणी मूर्ति की लंबाई क्या है? तो क्या है? 24 फीट की। किसकी? सुजाता, सरीखे और यक्षिणी की मूर्ति कितनी है? 24 फीट ऊंची है। इस समय ये मूर्ति कहाँ है? तो नई दिल्ली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने है। देखिए, मदर गॉड्स की मूर्ति किसने बनाई थी? तो राम किंकर बैच ने बनाई थी। राम किंकर बैच ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ की है? तो 1942 ईसा, नई दिल्ली। कहाँ की? राम किंकर बैच ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ की थी? तो 1942 ईसा, नई दिल्ली में की थी। अब देखिए, हार्वेस्ट की मूर्ति किसने बनाई? तो राम किंकर बैच ने बनाई। किसने बनाई? राम किंकर बैच ने बनाई थी। ठीक, इतना आपको जो है राम किंकर बैच के लिए याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि केजी सुब्रमण्यम ने बैच को खेपा बाउल नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था? खेपा बाउल। मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था इनका? सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर। ठीक है ना, तो राम किंकर के मूर्ति शिल्पों पर अभिव्यंजनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अभिव्यंजनवाद का प्रभाव दिखाई देता है, और इन्हीं को जो है आधुनिक भारतीय मूर्तिकाल का जनक कहा गया है।
ठीक है ना। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इन्हीं के ऊपर जो है ना एक फिल्म भी आई थी, ठीक है, जिसका क्या था 1975 में, ठीक है, 1975 में फिल्म आई थी, ठीक है, जिसमें राम किंकर बैज शीर्षक के नाम था, उनके नाम से ही बनाई गई थी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार, ठीक है, शमशेर बहादुर ने राम किंकर बैज का व्यक्तित्व पर एक उपन्यास, ठीक है, एक उपन्यास देखी नाई फिरे, ठीक है, यानी कि मुड़कर नहीं देखा, ये उपन्यास उन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये व्यक्ति चित्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। इनकी मूर्तियों के बारे में तो आपको पता है हर चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कलाकार, जिनका नाम क्या है, बलवीर सिंह कट्ट। क्या नाम था, बलवीर सिंह कट्ट। अब हम बात करते हैं बलवीर सिंह कट्ट के बारे में, जिनका जो है जन्म 1939 में हुआ था, ठीक। तो भारत के पत्थर को तराश कर सबसे विशालतम मूर्ति बनाने में कौन प्रसिद्ध था, इनसे बस यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि अगर बात आएगी कि भारत में पत्थर को तराश कर सबसे विशालतम मूर्ति किसने बनाई थी, तो बलवीर सिंह कट्ट ने बनाई थी, ठीक है। और ये किनके संरक्षण में रहकर कला की शिक्षा ग्रहण किए थे, तो राम किंकर बैज तथा शंको चौधरी के संरक्षण में, ठीक। कला जगत में बलवीर सिंह कट्ट की पहचान किस रूप में की जाती है, तो मूर्तिकार के रूप में, किसके रूप में, मूर्तिकार के रूप में की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले कलाकार, जिनका नाम है NS बेंद्रे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं NS बेंद्रे के बारे में, जिनका जन्म जो है वो 1910 में हुआ था, मृत्यु जो है 1992। क्योंकि छोटे छोटे कलाकार हैं इसलिए इनसे रिलेटेड जन्म या डेथ डेट नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगी। इनका एक फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि NS बेंद्रे की कौन सी पेंटिंग जो है वो क्रिस्टी की नीलामी में बिकी थी, तो डांसिंग गर्ल जो कि $2,40,000 में बिकी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। NS बेंद्रे का कौन सा चित्र ललित कला मोनोग्राम का मुख्य पृष्ठ पर है, तो सूरजमुखी का चित्र। किसका, सूरजमुखी का चित्र। इंदौर के देवला लीकर के पास बेंद्रे के सहपाठी कौन थे, तो MF हुसैन थे इनके साथ। कौन थे, MF हुसैन। NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे, तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, JJ स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे। NS बेंद्रे के किस चित्र के लिए उन्हें राज्यपाल का पुरस्कार मिला, तो किस में मिला था, गली का आकर्षण के लिए, ठीक है, गली का आकर्षण जो चित्र था उसके लिए मिला था। NS बेंद्रे की बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी कब लगी थी, तो 1935 ईसा में लगी थी। NS बेंद्रे को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो डेलिट की थी। किसकी की थी, डेलिट की। NS बेंद्रे की कला की तकनीक क्या थी, तो वॉश तथा गॉश का मिश्रित रूप थी। किसका, वॉश तथा गॉश की मिश्रित रूप थी, ठीक है। NS बेंद्रे की कला पर किस कला का प्रभाव पड़ा था, तो राजपूत तथा मुगल कला का प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर। देखिए कि NS बेंद्रे कौन से कला के रूप में जाने जाते थे, तो रोमांटिक कला के रूप में। किसके, रोमांटिक कला के रूप में, ठीक है। NS बेंद्रे ने किस विदेशी कलाकार से ग्राफिक शिक्षा ली थी, तो अर्मिन लैंडिक से, ठीक। अब यहाँ तक हो गया आपका इनका। अब हम के हैबर के बारे में, छोटे छोटे कलाकार हैं इसलिए इनके जल्दी खत्म हो जाएंगे। के हैबर के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1912 में हुआ था, मृत्यु जो है इनकी 1996 में हुई थी। तो भारत के आधुनिक तथा लोक कला के सेतु के रूप में प्रसिद्ध हैं कौन, के हैबर, ठीक है। आधुनिक तथा लोक कला के सेतु के रूप में प्रसिद्ध है कौन, के हैबर। के हैबर किससे प्रभावित है, तो पाल गुआंग व पाल सेजान से प्रभावित है। के हैबर के अंतिम दिनों की शैली कैसी हो गई थी, लयात्मक हो गई थी, ठीक है। और के हैबर का प्रमुख कार्य क्या था, रेखांकन। क्या था इनका प्रमुख कार्य, रेखांकन था, ठीक है। रेखांकन जो इनकी अच्छे उसमें थे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कलाकार जो कि इम्पॉर्टेंट है, मकबूल फ़िदा हुसैन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। इनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कलाकार नंगे पैर रहता था, MF हुसैन। कुछ ऐसे क्रिटिकल मतलब थोड़े से अलग से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसके जो है
एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा चित्रकार जो है वो नंगे पैर रहता था, तो एम एफ हुसैन, ठीक है। हुसैन को बचपन में क्या शौक था, तो घड़ी एकत्रित करने का, ठीक है। जैसे सबको कुछ ना कुछ एकत्रित करने का ना, इकट्ठा करने का शौक होता है, तो इनको जो थी ना वो घड़ी इकट्ठा करने का बहुत शौक था। इंदौर में हुसैन के साथ कौन पढ़ता था, तो NS बेंद्रे पढ़ते थे। हुसैन को चित्रकारी के अतिरिक्त और क्या शौक था, तो उनको शायरी का शौक था। किसका शौक था, शायरी, यानी कि बहुत अच्छे वो शायर भी थे, है ना। नाट्यकर्मी सफदर, ठीक है, हाशमी की कृति को हुसैन ने किससे भेंट की थी, तो हाशमी ट्रस्ट को उन्होंने भेंट की थी। मुक्ति बोध कविताओं पर चित्र किसने बनाया था, हुसैन ने बनाया था। हुसैन का कौन सा चित्र क्रिस्टी की नीलामी में बिका था, तो कपल, ठीक है, वो पूरे $1.5 लाख में बिका। हुसैन की कौन सी चित्र श्रृंखला स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीदी थी, तो अर्थ श्रृंखला की 125 पेंटिंग खरीदी थी। ये पेंटिंग उन्होंने 100 करोड़ रुपए में खरीदी थी। कितने में, 100 करोड़ रुपए में। मीनाक्षी ए टेल ऑफ 3 सीरीज़ किसकी फिल्म थी, तो ये हुसैन की फिल्म थी। और हुसैन ने मीनाक्षी में कौन से 3 शहर दिखाए हैं, तो हैदराबाद, जैसलमेर तथा प्रयाग, ठीक है। ये तट गणतंत्र का है। अब देखिए हुसैन की कौन सी फिल्म को गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था, तो थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, ठीक है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। हुसैन की इस फिल्म को गोल्डन बियर पुरस्कार कब मिला था, तो 1968 के बर्लिन फिल्म समारोह में, ठीक है। कब मिला था, बर्लिन फिल्म समारोह में। हुसैन की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुई थी, तो 1950 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, ठीक है। हुसैन के चित्र पिकासो के साथ कहाँ प्रकाशित हुए थे, तो 1971 के में ब्राज़ील में, ठीक है। इसमें महाभारत सीरीज़ के 60 चित्र प्रदर्शित किए गए थे। हुसैन किस तकनीकी से कार्य करते थे, तो इम्पेस्टो तकनीकी से, यानी कि जिसे नाइफ पेंटिंग भी कहा जाता है। इसमें नाइफ से कलाकार उठाकर सीधे कैनवस पर लगाते हैं, यानी कि नाइफ से जो चाकू रहता है वैसा चाकू नहीं रहता है जैसे हमारी सब्जी काटने वाला, वो दूसरा होता है जिसमें धार वगैरह ज़्यादा नहीं होती है, तो उससे डायरेक्ट पेंट लेते थे और उसी से सीधा कैनवस पर ड्राइंग की जाती है। इस समय सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, MF हुसैन है। हुसैन की फिल्म कौन सी है, तो गजगामिनी मीनाक्षी, ये 2 फिल्म है, ठीक है। हुसैन ने किस अभिनेत्री के, ठीक है, पोर्ट्रेट बनाए, ठीक है, तो इसमें है उर्मिला, तब्बू, माधुरी दीक्षित, अमृता राव। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करिएगा ज़रूर मुझे कि जो MF हुसैन है, ठीक है, ये तो फिलहाल 1915 में तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा बूढ़े कलाकार भी हैं, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई है, या फिर वो जिंदा हैं कि नहीं हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हुई है तो उनकी डेट क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में, ठीक। तो हुसैन ने किस अभिनेत्रियों के पोर्ट्रेट बनाए थे, तो उर्मिला, तब्बू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के एकमात्र चित्रकार कौन है जिन्होंने चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शनी हुई, ये इंपॉर्टेंट है, तो MF हुसैन के। हुसैन किसे देश का सबसे बड़ा आधुनिक कलाकार मानते थे, तो गाय तोड़े को मानते थे। हुसैन के चित्रकार बेटे का नाम क्या था, तो शमशाद हुसैन, ठीक है, यानी कि हुसैन के बेटे का नाम क्या था, शमशाद हुसैन, जो कि एक चित्रकार था। हुसैन ने अपनी किस पेंटिंग में सफ़ेद रंग से पोत कर विसर्जन नाम दिया था, तो दुर्गा। ये पेंटिंग इन्होंने कलकत्ता में बनाई थी। हुसैन ने दुर्गा के रूप में किसको चित्रित किया था, तो इंदिरा गांधी को चित्रित किया था। हुसैन जिस कार पर चलते थे उस पर उन्होंने किसका चित्र बनाया था, तो उस पर घोड़े का इन्होंने चित्र बनाया था। हुसैन ने चप्पल पहनना कब से त्याग दिया था, कवि मुक्ति बोध के अंतिम यात्रा से दुखी होकर, ठीक है, इन्होंने चप्पल को त्याग कर दिया था। सन 1904 ईसा में ललित कला अकादमी की तरफ से ललित कला रत्न का पुरस्कार किसे दिया गया, तो MF हुसैन को ही दिया गया। और हुसैन का राज्य सभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया, तो 1987 में किया गया। लैम्प और मकड़ी के बीच चित्रकार किसने चित्रित किया था, तो MF हुसैन ने किया था। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई थी, तो MF हुसैन ने बनाई थी। केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो है वो 1955 ईसा में किसे मिला था, तो MF हुसैन को मिला था। हुसैन के सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, तो पियरे कार्दा गैलरी पेरिस में 3 नवंबर 2004 में। इस प्रदर्शनी में हुसैन की अच्छी अर्ध श्रृंखला के कितने
अर्ध श्रृंखला के 25 चित्र प्रदर्शित किए गए। ठीक है, कितने? 25 चित्र इनके प्रदर्शित